नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और चिंता नाम की चीज़ से दूर रहिएगा, क्योंकि अगर आप जितना भी टेंशन लोगे किसी भी चीज़ का, वो टेंशन बढ़ता जाएगा। टेंशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा चलते रहना ज़रूरी है। तो चलते जाइए और प्रॉब्लम्स, कई बार अगर हम अपनी प्रॉब्लम से ध्यान ना देके अपना डेली काम करते रहते हैं ईमानदारी से, तो प्रॉब्लम्स अपने आप ही ख़त्म होने लगती हैं। तो चलिए, बहुत होगी ज्ञान भरी बातें, अब हम आते हैं कहानी पर। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि ये फिर से लग गया। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर कहानी पसंद आती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए आते हैं कहानी पर। ये कहानी है अनिल की। अनिल गोगरी नामक जगह का निवासी है, वहाँ का रहने वाला है। अनिल के पिताजी खेती करते हैं, उनकी मम्मी जी होम मेकर हैं और एक छोटा भाई है अनुज। अनिल और अनुज के बीच में कुछ एक ही साल का अंतर है। तो अनिल की अब 12वीं क्लास के पेपर्स जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं और अनिल ने 70% से अपना 12th निकाल लिया। अनिल के 12th में 70% बने हैं और अनिल एक एवरेज स्टूडेंट रहा है अपनी स्कूल की पूरी जर्नी में। तो अनिल के लिए काफ़ी अच्छी बात हुई। उसके 60-65% से ज़्यादा कभी आते नहीं थे, लेकिन 12th में 70% स्कोर करना उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो घर परिवार वाले काफ़ी खुश हैं। अब भैया बात होती है कि अब कॉलेज कैसा क्या करना है, BA, BCom, BSc, इंजीनियरिंग। तो अनिल के जो सारे दोस्त होते हैं ना, वो डिसाइड करते कि यार इंजीनियरिंग करेंगे, क्योंकि उस समय इंजीनियरिंग का काफ़ी क्रेज़ था। और काफ़ी क्रेज़, मतलब इतना क्रेज़ कि भैया 3rd डिवीज़न भी बंदा अगर पास हुआ ना तो वो बस यही सोच रहा है कि कैसे भी करके मेरे को डिग्री में एडमिशन मिल जाए। तो ऐसी ही कुछ कहानी चल रही थी। अब अनिल भी बोलता है कि चलो ठीक है, सारे दोस्त लोग इंजीनियरिंग का बोल रहे हैं, तो खैर वैसे इंजीनियरिंग अच्छी डिग्री होती है, सही बात है। खैर अभी उसकी इमेज खराब हुई है, बाकी इंजीनियरिंग बहुत अच्छी डिग्री होती है। तो अनिल अपने घर वालों को बोलते हैं कि पापा मम्मी मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके फादर खेती करते थे। तो इनके यहाँ ना काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करोड़पति लखपति हैं, पर मिडिल क्लास फैमिली है इनकी, और इतनी ठीक ठाक कमाई हो जाती है कि अच्छे से रहना खाना सब बढ़िया हो जाता है, प्रॉपर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। तो इसके फादर बोलते हैं कि ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा, तुझे जो करना है कर। इसको फैमिली का कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं मेरा लड़का इंजीनियरिंग ही करेगा या डॉक्टर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो इसके फादर बोलते हैं कि ठीक है बेटा, आपने डिसाइड किया तो सोच समझ के किया होगा। तो ये इसके फादर मदर सब एग्री करते हैं और ये अपने प्री एंट्रेंस टेस्ट देता है, वही इंजीनियरिंग के लिए, और निकल पड़ता है भोपाल। अब PET के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अनिल कुछ इतना खास स्कोर नहीं कर पाता। और अनिल की जो मौसी जी हैं, उनकी बेटी और उनके हस्बैंड, मतलब अनिल के दीदी जीजू भोपाल में ही रहते थे। और अनिल के जो जीजू हैं वो काफ़ी एक अच्छे कॉलेज में CEO थे। तो अनिल के जीजू कुछ जोड़ तोड़ जुगाड़ फिट करके उसका एडमिशन अपने कॉलेज में करवा देते हैं, और इस तरह से अनिल के सारे दोस्तों के साथ साथ अनिल का भी एडमिशन इंजीनियरिंग में हो जाता है। चलिए तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब बात ये थी कि अनिल जो था एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा था और उसके सारे दोस्त भी। तो स्टार्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज तो ये रहता है कि भैया इंग्लिश, अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में तो होगी नहीं, तो हिंदी से इंग्लिश में आने पर अनिल को काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं कि मतलब पढ़ाई लिखाई में उसकी इंग्लिश ठीक ठाक थी, मतलब एकदम भी बुरी नहीं थी, ठीक ठाक थी। तो अनिल तो भी थोड़ा बहुत अपना उसको ऐसा, घर वालों को जब पूछते हैं कि बेटा कैसी क्या चल रही है पढ़ाई, तो बताते हैं कि पापा बढ़िया चल रही है, ठीक चल रही है, क्योंकि अभी एक ही महीना हुआ है और अनिल अपने दीदी और जीजू के साथ ही वहाँ रह रहा है, क्योंकि जब तक के उसके दोस्त लोगों ने कहा कि कोई प्रॉपर अच्छा सा रूम नहीं मिलता, अपन इधर उधर रहते हैं और जैसे रूम मिलेगा अपन लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो अनिल अपनी दीदी और जीजू के साथ रहता है 1 महीना।
और घर पे बताते हैं कि पापा अच्छे से चल रही है पढ़ाई, थोड़ा इंग्लिश में है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जा रही है लेकिन ठीक चल रही है, क्लासेस अच्छी चल रही है, टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब घर वाले भी निश्चिंत हो गए, दीदी जीजू भी निश्चिंत हो गए। 1 महीने बाद अनिल के दोस्त लोग बोलते हैं दोस्त लोगों को एक अच्छी जगह रूम मिल जाता है। तो अनिल अपने दीदी और जीजू को बोलता है कि अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि वो भी सब साथ में ही हम लोग स्टडी कर लेंगे तो अच्छा है। खैर अब नया नया लड़का है, भोपाल आया है, भोपाल में से कर रहा है इंजीनियरिंग, तो दीदी और जीजू भी समझते कि हाँ दोस्त भाई लोगों के साथ रहने का तो मन किसका नहीं करता, है ना। तो ये लोग भी बोलते हैं कि चल ठीक है, तेरे को अगर मन है तेरा शिफ्ट होने का अपने फ्रेंड्स के साथ तो तू शिफ्ट तो हो जा, लेकिन तुझे प्रॉपरली पढ़ाई करनी पड़ेगी ध्यान से, कोई घूमना फिरना नहीं, कोई ऐशो अय्याशी नहीं, कोई पार्टी शार्टी कुछ नहीं। अभी फर्स्ट ईयर तुम्हारा अच्छे से निकल जाए, उसके बाद पूरी डिग्री तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन अभी तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो और ये सब तुम्हारे लिए नया है। तो अनिल अपने दीदी जीजू को बढ़िया से कन्वेंस करता है और अपने दोस्त लोगों के साथ शिफ्ट हो जाता है। अब चालू होती है एक कहानी डर की। नहीं, ये भूत वाला डर नहीं है, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई वाला डर है ना। और वो इनका रूम कोई हॉन्टेड रूम नहीं था। तो भैया अब इनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम होते हैं, अनिल के 6 पेपर में से एक भी पेपर नहीं निकलता, 6 के 6 बैक। अनिल एक एवरेज स्टूडेंट ज़रूर रहा है, लेकिन आज तक उसे किसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री तक नहीं आए। तो 6 के 6 सब्जेक्ट बैक हो जाना, ये तो इंजीनियरिंग की लैंग्वेज हो गई कि बैक हो गए हैं। खैर माना तो उसे फेल ही जाएगा ना, भले वो दूसरे बार देगा पेपर फिर से, लेकिन फेल ही हो गया ना वो। तो इन सब चीज़ों से, हालांकि उसके सारे दोस्तों ने भी कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं था, वो लोग किसी के 2 सब्जेक्ट निकले थे, किसी का 1 निकला था, किसी के 4 निकल गए थे, लेकिन अनिल के 6 के 6 सब्जेक्ट बैक हो चुके थे। इस बात से वो बहुत ज़्यादा आहत हुआ था, मतलब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि प्रेपरेशन के हिसाब से कम उसके 4 सब्जेक्ट तो निकलने थे। वो 2 सब्जेक्ट में बैक के लिए तैयार था, लेकिन उसके 6 के 6 सब्जेक्ट निकल गए। और जो 4 सब्जेक्ट की वो सोच रहा था ना कि जिसमें से 4 सब्जेक्ट में वो पास हो जाएगा, उनमें उसको इतने कम मार्क्स मिले कि क्या बताएं। और जो 2 सब्जेक्ट थे जिसमें उसको पता था कि बैक लगेगा, उसमें वो पासिंग मार्क्स मतलब एकदम बाउंड्री तक पहुंच चुका था। तो अनिल समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या ये मेरे साथ। चलिए छोड़िए, अब वो उसको बैग तो लग गया, उसने घर पे बताया, दीदी जीजू को बताया, सब नाराज़ हुए। उसके पापा अनिल की जो फैमिली थी वो काफ़ी सपोर्टिव थी। तो उसके पापा मम्मी ने कहा बेटा कुछ नहीं होता, आप हिंदी से इंग्लिश मीडियम में गए हो, इस कारण ऐसा हुआ होगा, कोई बात नहीं, आप फिर से मेहनत करना, हो जाएगा। ऐसे हार नहीं मानते लाइफ में, है ना। ये ऐसे कई मोड़ आएंगे लाइफ में कि आपको हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कभी हारना नहीं। तो चलिए ठीक है, अब बात घर वालों से तो बात हो गई, अब दीदी जीजू अब बुलाते हैं इसको घर। इसके जीजू इससे पूछते हैं कि तूने क्या किया। तो अनिल बोलता है कुछ तो नहीं। तूने नहीं, अगर तूने जैसे भोपाल घूमने फिरने में दोस्त लोगों के साथ ऐशो अय्याशी करने करी होगी, मतलब पार्टी वार्टी करी होगी, दिन भर घूमे फिरे होंगे, मूवीज देखी होगी, तो चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू अगले सेमेस्टर में कर लेना कवर। तूने ये सब किया था? तो अनिल बोलता है नहीं जीजू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उसके जीजू बोलते कि जब तूने ये सब कुछ नहीं किया तो तूने ऐसा क्या पढ़ाई, तूने पढ़ाई भी नहीं करी, तूने पार्टी शार्टी भी नहीं करी, घूमा फिरा भी नहीं, तो तूने किया क्या जो तेरे सब्जेक्ट बैक हो गए। जीजू की कुछ इस तरीके की बातों से ना अनिल अंदर ही अंदर काफ़ी टूट रहा था, पर दीदी ने बात संभाली और अनिल को वहाँ से निकलवाया जैसे तैसे। अनिल काफ़ी डिप्रेस हो गया था जीजू की ये बातें सुन के, और उनका कहना भी सही था कि अगर तुमने घूमे फिरे नहीं हो, मूवीज़ नहीं देखी, पार्टी शार्टी नहीं करी, या गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, तो तुमने किया क्या 6 महीने जो तुम्हारे 6 सब्जेक्ट बैक हो गए। पढ़ाई करते तो ऐसा होना ही नहीं था। पर अनिल ने सीरियसली पढ़ाई की थी, जिस कारण वो अंदर ही अंदर काफ़ी टूट रहा था। लेकिन दोस्त भाई लोगों ने समझाया उसे, कोई बात नहीं यार, हमारे भी 2 निकल गए हैं, किसी के 4 निकले हैं, किसी, है ना, तो टेंशन मत ले, अपन नेक्स्ट सेमेस्टर में कवर करेंगे, कोई बात नहीं, होती है। क्योंकि उसके दोस्तों ने भी देखा था कि अनिल ने काफ़ी प्रिपरेशन करी थी, मेहनत करी थी उसने। अब भैया धीरे धीरे सब कुछ लाइन में आते रहता है। अनिल भी अब डिप्रेशन से थोड़ा बाहर आ जाता है, 1 महीना हो चुका होता है।
सब कुछ सही बढ़िया से चल रहा होता है। और अनिल सोचता है कि अब मैं अच्छे से मेहनत करूंगा, क्योंकि अब आने वाले सेमेस्टर में उसे बैक के और अपने रेगुलर वाले सब्जेक्ट मिला के टोटल 11 पेपर निकालने थे। तो वो काफ़ी सीरियसली अपनी स्टडी में लग जाता है। और जब सेकंड सेमेस्टर के पेपर हो जाते हैं और उसके बाद रिजल्ट आता है तो अनिल के सिर्फ 2 सब्जेक्ट निकलते हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। घर वालों को फ़ोन लगा के रोने लगा कि पापा ऐसा हो गया, मेरा पूरा साल ख़राब हो गया, मैं क्या करूं। तो उसके पापा उसको समझाते हैं कि बेटा अभी लाइफ में ना ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका साल बर्बाद हो जाए। ये सब आपके लिए नया है, होता है। घर परिवार से दूर रहना, रूम पर रहना, कॉलेज जाना, खुद बनाना खाना, ये सब चीज़ों में हो जाता है इंसान के साथ। तो उसके पापा काफ़ी सपोर्टिव है, तो उसे काफ़ी समझाते हैं और अनिल ठीक ठाक अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन ना उसके दोस्तों में एक उसका फ्रेंड रहता है इम्तियाज़। वो उसे बताता है कि यार भाई तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इम्तियाज़ का रिजल्ट भी उतना ठीक नहीं आ रहा था, लेकिन अनिल से तो अच्छा ही आ रहा था। तो इम्तियाज़ अनिल के पास क्या बाइक थी, तो इम्तियाज़ एक दिन अनिल को बोलता है कि यार मुझे मेरी भाभी के लिए सूरमा लेने जाना है, तो कोई मौलाना साहब के पास, तो तू चलेगा क्या। तो अनिल बोलता है ठीक है ना भाई चलते हैं। अनिल और इम्तियाज़ पहुंच जाते हैं मौलाना साहब के पास और उनसे वो सूरमा लेने चले जाते हैं। तो अनिल पूछता है इम्तियाज़ से कि यार सूरमा लेने तू यहाँ पर आया, तो किसी भी जनरल स्टोर में मिल जाता। तो मौलाना साहब जब सूरमा लेने अपने गए थे अपने घर में अंदर, मतलब अंदर वाले रूम में, ये लोग सामने वाले रूम में बैठे थे। तो इम्तियाज़ अनिल को बोलता है कि एक्चुअली में बात ऐसी है कि मेरी जो भाभी जान है उनके साथ ना बहुत अजीबो गरीब टाइप की हरकतें हो रही थी। मतलब वो कभी किसी और टोन में बात करने लग जाती थी, रात में कभी भी घर से उठ के कहीं भी चले जाती थी। तो इन सब हरकतों से इम्तियाज़ के घर वाले काफ़ी परेशान थे। तो अनिल बोलता है कि ये तो वाकई में डरने वाली बात है, तो तुमने डॉक्टर को नहीं दिखा। अरे भाई बोले सबको दिखा दिया। इम्तियाज़ बोलते हैं कि सबको दिखा दिया, लेकिन फिर हमारे ही उन्हीं के किसी जानकार ने बताया कि भोपाल में है मौलाना साहब, उनके पास जाके तुम एक सूरमा उनके पास वो देते हैं अपना पढ़ के, जो भी पूजा पाठ करके देते हैं वो देते हैं, वो लाओ और वो इनको लगाओ। तो इम्तियाज़ की फैमिली पहले तो उनकी भाभी को लेकर ही वहीं पहुंच जाती है। तो वहाँ पे मौलाना साहब बताते हैं कि इसके ऊपर किसी जिन्न का साया है जो कि इसे परेशान करता है। रात में उठ के और अजीबोगरीब हरकतें करना, इधर उधर भाग जाना, ये सब उसी की कारस्तानी है। तो मौलाना साहब उसका तोड़ निकालते हैं और इन्हें सूरमा जो देते हैं ना बना के, उसके बाद इनके घर में काफ़ी चैन और अमन का माहौल हो जाता है, क्योंकि भाभी जान अब उस जिन के साये से दूर हो जाती है। तो इम्तियाज़ जब भी वो सूरमा ख़त्म होने वाला रहता है तो उनके पास जाके वो सूरमा ले जाकर अपने घर पर पहुंचा देता है। तो अनिल बोलता है चलिए यार बढ़िया, अच्छी बात है। अब इम्तियाज़ देखता है कि अनिल भी काफ़ी आजकल डिप्रेस टाइप का रहने लग गया, क्योंकि उसको सब पता है कहानी की, भैया उसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, जबकि अनिल काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है। तो क्योंकि इम्तियाज़ उसके साथ 12वीं तक पढ़ा है, तो वो अच्छे से जानता है कि अनिल किस रेंज का स्टूडेंट है और उसका रिजल्ट इतना ख़राब नहीं होना चाहिए था। तो इम्तियाज़ क्या करता है, मौलाना साहब से अनिल को मिलवाता है और मौलाना साहब को बताता है कि ये मेरा फ्रेंड है अनिल, और ये पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी फ़िलहाल जब से हम लोग यहाँ 1 साल से आए हैं तो ऐसा कुछ हो रहा है, रिजल्ट भी ढंग से नहीं आ पा रहा है और ये लड़का काफ़ी परेशान है, आप इसको कुछ बताइए। तो अब देखिए, जब कोई इंसान ना साल भर से परेशान हो ना, डिप्रेशन में जाता रहे, तो ना उसे कहीं पर भी एक उम्मीद की किरण बस दिखती है ऐसी कि बस मेरा ये समय ठीक हो जाए, मेरा रिजल्ट सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि एक स्टूडेंट था, उसको रिजल्ट से ज़्यादा परवाह किसी की नहीं थी। तो अनिल भी मौलाना साहब को सब बताता है कि 12वीं तक तो सब बढ़िया था, लेकिन यहाँ पर आया हूँ तो
पेपर वेपर दिया हूँ, जबकि मैं कुछ फालतू घूमता फिरता भी नहीं, पार्टी शार्टी भी नहीं करता, लेकिन पढ़ाई में ध्यान देता हूँ और फिर भी मेरा रिजल्ट ऐसा ऐसा आ रहा है मौलाना साहब। और बताता है कि जिस सब्जेक्ट में उसको ऐसा लगता है कि पास हो जाएगा वो तो डेफिनेटली बैक हो जाते हैं उसके, और जिनमें वो सोचता है कि ये तो बैक ही हैं तो वो सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे स्कोर आते हैं, लेकिन निकलता कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। पूरी कहानी बता देता है अनिल मौलाना साहब को। तो मौलाना साहब किताब और पेन उठाते हैं और इससे कुछ कुछ जानकारी मांगते हैं इसके बारे में। ये अपनी जानकारी देता है मौलाना साहब को, और मौलाना साहब अनिल को बताते हैं कि आप ना शाम को आके मुझसे मिलिएगा, तब तक के मैं पता करके रखता हूँ कि क्या कहानी क्या हो रही है आपके साथ, कहानी आपकी कहाँ उलझ रही है। चलिए ठीक है। अनिल और इम्तियाज इतने के बाद पहुँच जाते हैं अपने रूम, और इम्तियाज अपना जो भी सामान है घर भिजवा देता है। और शाम को अनिल इम्तियाज को फ़ोन करता है कि भाई वो मौलाना साहब ने बुलवाया था शाम को, तो अपन चलते हैं। इम्तियाज बोलता हाँ चल ठीक है, तू एक काम कर, मुझे पिक कर ले, अपन दोनों साथ में चलते हैं। अनिल और इम्तियाज ये बात किसी को नहीं बताते अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि सिंपल सी बात है, ऐसी बातें बताने में कोई भी संकोच करेगा, क्योंकि आप लोग खुद समझ रहे हो ना, अंधविश्वास भी कई लोग आपका यकीन नहीं करते हैं, है ना, तो इसलिए इन लोगों ने किसी को बताना बेहतर नहीं समझा। ये पहुंच जाता है मौलाना साहब के पास, और मौलाना साहब अनिल और इम्तियाज को बढ़िया अपने घर में अंदर ले जाकर बैठाते हैं, और अनिल से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे घर तरफ तुम्हारी फैमिली से कोई जलने ईर्ष्या रखने वाला कोई ऐसा है तुम्हारी नज़रों में कि जिसके बारे में तुम साफ साफ कह सकते हो कि ये पर्सन या ये फैमिली तुम्हारी फैमिली से काफ़ी जलती है, चिढ़ती है। अनिल बोलता नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे आज तक नहीं समझ में आया, और वैसे भी ये 12th क्लास तक वहाँ रहा है, और 12th क्लास में कहाँ लड़के लोग इतना ध्यान देते हैं, है ना, कि ये फैमिली से हमारी फैमिली से जलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि और ये एवरेज स्टूडेंट रहा है, तो इससे भी लोगों का मतलब लोग खुश हो रहे होते थे इसके लिए भी, मतलब कुछ ऐसा जलने वाला कारण तो इससे आज तक नहीं लगा। तो मौलाना साहब को बोलते कि नहीं मौलाना साहब ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा मेरे को तो नहीं पता, अगर होगा भी तो मौलाना साहब अनिल को बताते हैं कि बेटा जो तुम्हारा जो दिमाग है ना, जब से तुमने 12th पास करी है उसके बाद से ही तुम्हारे स्कोर अच्छे नहीं आ रहे होंगे। तो अनिल बोलता है मौलाना साहब बात तो सही है, क्योंकि अनिल ने अपने पूरे साल भर का कच्चा चिट्ठा तो मौलाना साहब को बता दिया था, लेकिन उन्हें एक बात नहीं बताई थी कि प्री एंट्रेंस टेस्ट में भी उसके नंबर अच्छे नहीं आए थे। ये बात भी मौलाना साहब अनिल को बताते हैं। तो अनिल बोलता है कि हाँ ये बात तो उसने नहीं बताई थी, तो अनिल के दिमाग में क्लिक होता है कि ये बात तो मैंने मौलाना साहब को नहीं बताया, मैंने जो इन्हें इन्फॉर्मेशन दी है वो मुझे याद है अच्छे से। तो अनिल को भी आश्चर्य होता है कि नहीं आपने सही बोला, मेरे एंट्रेंस टेस्ट में भी अच्छे नंबर नहीं आए थे। तो अनिल को मौलाना साहब बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है, तुम्हारे दिमाग को किसी ने कोई सूअर की खोपड़ी में बांध दिया है। अब भैया ये बात सुन के अनिल की सिट्टी पिट्टी को मौलाना साहब इसको बताते हैं कि तुम पढ़ाई में काफ़ी ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन ना कई बार ऐसा होता है कि तुम पढ़ नहीं पाते हो, कभी पढ़ते पढ़ते सो जाते होंगे, कभी कोई आ जाता होगा, मतलब तुम कोशिश बहुत कर रहे हो अपनी तरफ से लेकिन उतना अच्छा कर नहीं पा रहे हो। मौलाना साहब इसको बताते हैं कि 12th के पहले और 12th के बाद में, तुम 12th के पहले जो स्टडीज़ करते थे उसमें तुम्हारा कितना मन लगता था। तो अनिल बोलता है नहीं मेरा तो बिल्कुल ऐसा ही कि मैं अगर 1 घंटा भी पढ़ता था तो पूरा 1 घंटा अच्छे से पढ़ता था। मतलब अनिल का ऐसा था कि वो 4 घंटे, लोग ऐसा रहता नहीं कि कई बार लोग रट्टा मारते हैं 3-3 4-4 घंटे बैठ के, ऐसा काम नहीं था अनिल का। वो शांत दिमाग से निश्चिंत होकर 1 घंटा भर पढ़ाई करता था और 1 घंटे में वो काफ़ी प्रिपरेशन उसके हो जाती थी। वो रटंतु विद्या जो होती है ना रटने वाले, उनमें से नहीं था। तो बोलता था कि उसने बताया अनिल ने कि मौलाना साहब मैं भले ही 1 घंटा पढ़ता था लेकिन मैं पूरे ध्यान से पढ़ता था,
और जी मैंने आज तक मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई इतनी कड़ी मेहनत नहीं करी कभी कि मैं 8 घंटे 9 घंटे लगातार पढ़ रहा हूँ। नहीं, मैं 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ता था, उसके बाद ब्रेक ले लेता था, फिर आधा पौन घंटा जब जब मेरा मन लगता था तब तक पढ़ता था। लेकिन यहाँ पर आके मेरा मन किसी चीज़ में लगता ही नहीं। तो मौलाना साहब ने उसको जो बताया था कि बेटा तुम्हारे जो घर है, तुम्हारे घर से पीछे करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर कब्रिस्तान है। तो ये बात जानकर तो अनिल भी एकदम से आश्चर्यचकित हो गया कि इन्हें कैसे पता कि हमारा घर जो गोगरी में है, उसके अनिल के घर के वाकई में 1-1.5 किलोमीटर दूर घर के पीछे तरफ है ना, दिखता था, काफ़ी दूर से दिखता था कि हाँ भैया वहाँ से वो कब्रिस्तान का बोर्ड इन्हें दिख जाता था। तो अनिल बताता सही बात है मौलाना साहब, कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान के जो पीछे है वहाँ पर किसी ने एक लाल कलर का कपड़ा, तुम जाओगे ना अगर अपने घर तरफ तो तुम्हें दिख जाएगा। तो लाल कलर का जो कपड़ा रहता है उसके थ्रू सूअर की खोपड़ी में तुम्हारा दिमाग किसी ने बांधा, और किसी ऐसे ने बांधा जो तुम्हारी फैमिली से बहुत ज़्यादा जलता है। अब भैया अनिल को अपनी फैमिली वालों की भी टेंशन होगी कि ये मेरी फैमिली को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मौलाना साहब बताते हैं कि तुम्हारी फैमिली में बड़े तुम हो, और अगर तुम्हें परेशानी होगी तो तुम्हारी फैमिली भी परेशानी होगी, इसलिए उसने तुम्हें ही अपना शिकार बनाया है। अब ये सब सुन के इम्तियाज़ और अनिल काफ़ी डर जाते हैं, बोलते कि अब आप इसका कुछ उपाय बताइए, अगर कुछ पैसा वैसा लगेगा तो आप बताइए, मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ हमारी फैमिली को और मुझे ये सब काले जादू से बचाइए। मौलाना साहब बोलते हैं कि देखो बेटा, पैसा वैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं ये सब काम पैसों के लिए नहीं करता, लेकिन तुम्हारी परेशानी देखकर मुझे ये समझ में आया कि तुम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया हूँ। और मौलाना साहब इससे पैसे तो नहीं लेते, लेकिन कुछ सामान है, इसे बताते हैं कि आप मुझे ये सामान ला के दो, और ये आप इस दिन को इस तारीख को आप फ्री होकर हमारे पास मेरे पास आना, अपन जो भी मतलब पूजा पाठ वो जो करने वाले थे उसके लिए तुम्हारा रहना ज़रूरी है, और उसके बाद से तुम्हारे यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिल बोलता ठीक है। अब भैया अनिल और इम्तियाज़ जो भी सामग्री ये मौलाना साहब इन्हें देते हैं लिखकर, वो मौलाना साहब को लाकर दे देते हैं। और ये कोई इतनी महंगी भी नहीं आई थी सामग्रियाँ। कई बार लोग बोलते हैं ना कि लोग आपको ये सब चीज़ों में का बता के झूठ बताकर आपसे पैसे नहीं मांगते, लेकिन सामान खरीदवा लेते हैं, वो सामान की बहुत कीमत होती। नहीं, इनको जो सामान इन्होंने बुलवाए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का था। और बताइए 100 रुपये कमाने के लिए तो कोई इंसान ऐसा नहीं करेगा ना। तो मौलाना साहब जो थे वो जेन्युइन थे, और उन्होंने जेन्युइनली इस बच्चे की, अनिल की प्रॉब्लम समझ के उसका उपाय करने की कोशिश की। अब भैया ये लोग जिस दिन मौलाना साहब इन्हें बुलाते हैं वहाँ पे जाते हैं। मौलाना साहब काफ़ी देर कुछ पूजा पाठ करते हैं और अनिल को एक पानी की बोतल देते हैं जिसमें एक पर्ची होती है। और अनिल को मौलाना साहब खाली ये बार कहते हैं कि बेटा इस बोतल से आपको कम से कम 7 दिन पानी पीना है, मतलब एक एक दो दो घूंट 7 दिन चलानी है बोतल। 7 दिन तक चलना है, मतलब इसमें पानी बाहर का नहीं डलना चाहिए, सिर्फ यही कुछ मंत्र पढ़ा वाला इनका कुछ पानी अपना देते हैं मौलाना साहब अनिल को। और अनिल को ये बोल देते हैं कि अब तुम्हें कभी भी लाइफ में ना ये जो बातें हमने आपको बताई इन सब बातों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे घर के पीछे कब्रिस्तान के पास किसी ने तुम्हारे जो दिमाग दफनाया है, तो वहाँ पर भी तुम्हें जाना नहीं है, कभी कुछ छेड़ना ही नहीं है। मतलब तुम ये समझ लो कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, तुम्हारी जो समस्या है, उसका उपाय हमने कर दिया है। अब तुम्हें बस अच्छी अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें ही सोचनी है, कुछ नेगेटिव नहीं लाना है, और धीरे धीरे तुम्हारे साथ ये जो सारी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगी। और ये जो काला जादू टोना टोटका करने वाले लोग जो रहते हैं ना, कभी ये मत सोचना कि मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा, क्योंकि ऐसी विद्या जो जानता है ना
वो उनसे आप जितना हो सके दूर रहो, दूर से ही हाथ जोड़ो, उतना ही काफ़ी है। ये कभी मत मन में लाना कि मुझे इससे बदला लेना है, ऐसा इसको मैं बर्बाद कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं लाना है। मौलाना साहब अनिल को ये सब बातें समझाते हैं अच्छे से, और वो पानी की बोतल अनिल को देते हैं, और अनिल इनसे पूछता है कि मौलाना साहब आपको मैं और क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बताइए। क्योंकि अनिल ने ना अभी अपने अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव भी महसूस करना चालू कर दिया था। उसे काफ़ी हल्कापन सा लग रहा था, मतलब ऐसा लगता नहीं दिमाग से कोई बोझ निकल गया हो, इस तरीके का कुछ उसे लगने भी लगा था। क्योंकि अनिल की आंखों में आंसू आ चुके थे, और अनिल ने मौलाना साहब से कहा कि पता नहीं क्यों पर मुझे आप अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स टाइप का फील हो रहा है। मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ अंदर से बेचैनी टाइप की रहती थी, मतलब क्या करूं क्या ना करूं। पढ़ाई करने बैठता था तो वहाँ मन नहीं लगता था, बाहर बैठा रहता था तो सब नेगेटिव ही नेगेटिव इमोशंस आते थे मेरे दिमाग में। लेकिन अब मुझे काफ़ी हल्का हल्का लग रहा है, काफ़ी अच्छा बेहतर लग रहा है। मौलाना साहब बोलते हैं कि बेटा अब तुम्हें लाइफ में कोई टेंशन नहीं लेना है, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपना पूजा पाठ पे ध्यान दिया करो, बाकायदा अपने मंदिर जाया करो, है ना। मौलाना साहब उसे समझाते हैं कि एक अच्छे, मतलब अगर आप मंदिर जाते हो, है ना, या मस्जिद जाते हो, आप जहाँ पर भी जाते हो, आप के पास एक पॉजिटिव ऑरा आता है जो कि इन सब नेगेटिव चीज़ों से आपको दूर रखता है। तो मौलाना साहब उसे अनिल को यही समझाते हैं कि बेटा अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, और 7 दिन तक ये पानी पीना, 7 दिन तक, 7वें दिन हो सके तो पूरा ख़त्म कर देना है पानी, और इस पानी की बोतल को किसी नदी में सिरा देना, और उसके बाद कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। बढ़िया अपना अच्छे से रहो, पूजा पाठ करो और खुश रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और बस अनिल मौलाना साहब से विदा लेता है वहाँ से, और इम्तियाज़ और अनिल काफ़ी, मतलब जब ये वापस जा रहे थे तो अनिल इतना खुश था। अनिल की बातें जो इम्तियाज़ नोटिस करते हैं कि अनिल डिप्रेस रहता था, इतना शांत हो गया था, क्योंकि अनिल हमेशा से काफ़ी बोलने वाला इंसान रहा है, लेकिन पिछले 1 साल से वो मतलब बहुत अलग सा रहने लगा था। इम्तियाज़ नोटिस करता है कि अनिल अब काफ़ी स्टेबल हो चुका है, वो खुश है, वो बातें कर रहा है, हंस रहा है, मजाक कर रहा है, सब पहले जैसा। तो इम्तियाज़ भी काफ़ी खुश था, और अनिल इम्तियाज़ को थैंक यू बोलते हैं कि भाई तूने मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला, उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनिल इम्तियाज़ बोलता है साले तू मेरा भाई है, तुझे कभी मैं गलत नहीं जाने दूंगा। और उसके बाद से अनिल का रिजल्ट, अनिल की लाइफ, उसके घर वाले सब बेहतर और भी बेहतर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अनिल की पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और मेरा ये कोई, मतलब हम जो कहानियाँ आपके लिए लाते हैं उससे आप सीख लें और आगे बढ़ें। मतलब कभी ऐसा आप ये मत सोचिए कि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा हूँ, लेकिन जिस चीज़ से रिजल्ट मिलता है मैं आपको बस वही बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी, और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला, और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।